आराध्या के फोन पर मोहित के 2 मैसेज आए थे। पहला मैसेज था, होटल ब्लू मून शाम 7 बजे। दूसरा मैसेज था, होप टू सी यू देयर। मैसेज पढ़ने के बाद रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, तो आप मेरी वाइफ को डिनर के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं? अपना फोन अपनी जेब से निकालते हुए रुद्राक्ष ने फिर से रजत को कॉल किया। दूसरी ओर से रजत बोला, यस सर। रुद्राक्ष ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे ब्लू मून होटल को बुक करो और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सभी एम्प्लॉयज को आज रात डिनर के लिए वहां पर ले जाओ। रजत हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोला, ओके बॉस, कुछ और? रुद्राक्ष ने कहा, बस इतना ही। फिर रुद्राक्ष अपने फोन की तरफ देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो देखते हैं आप उसे आगे कहाँ ले जाते हैं। जब आराध्या वॉशरूम से बाहर आई तो उसने रुद्राक्ष से कहा, आप भी जाकर चेंज कर लीजिए। रुद्राक्ष ने बिना कुछ कहे बैग से अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की ओर चला गया। रुद्राक्ष के जाने के बाद आराध्या ने वो ड्रेस पहन लिया जो थोड़ी देर पहले उस सबॉर्डिनेट ने दिया था। एक ब्लू कलर की शॉर्ट वी नेक ड्रेस थी। ड्रेस पहनने के बाद आराध्या अपने बालों को सुखाने में बिजी थी। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। आराध्या ने फिर से अपने कोल्ड वॉइस में कहा, ये क्या है? ये लगातार तीसरी बार था जब मोहित उसे कॉल कर रहा था। मोहित ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में हम मिलने वाले थे वो भी बुक हो गया। आराध्या ने पूछा, कौन सा रेस्टोरेंट? मोहित ने कहा, क्या तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? वैसे भी चलो आज पार्क में मिलते हैं, ठीक है? आराध्या ने कहा, चलो मिलते ही नहीं। ये सुनकर मोहित ने कहा, लेकिन तुमने पहले कहा था कि तुम मुझसे मिलोगी। आराध्या ने कहा, मिस्टर शर्मा, आपने जो किया है उसके बाद आप अपने आप को लकी मान सकते हैं कि मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है? मोहित ने आह भरते हुए कहा, कम ऑन आराध्या, ये सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग है। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे गिफ्ट लौटा दूंगा, उसके बाद तुम जा सकती हो। आराध्या ने कहा, ओके, हम कल मिलेंगे। मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम भेज दूंगी। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया और मुस्कुरा दी। तभी रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आए और उसने आराध्या को अपने फोन को घूरते हुए और मुस्कुराते हुए देख लिया। ये देखकर रुद्राक्ष ने भौवें छड़ा ली, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए आराध्या ने कहा, तो आप मुझे मोहित से मिलने से रोकने के लिए पूरे कैफे और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट को बुक कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे इस बारे में बात नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग। रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे कर लिया पर कुछ कहा नहीं। आराध्या ने पूछा, हम अब पार्क में मिलने वाले हैं, तो अब आप क्या करेंगे? रुद्राक्ष ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर आराध्या ने लंबी सांस ली और दूसरी तरफ पलट गई। तभी 2 बड़े हाथों ने उसको कमर से पकड़ लिया। रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकती। थोड़ी देर के लिए रुकते हुए उसने आगे कहा, मैं उसे इस बार तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे किसी और आदमी के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। प्लीज डोंट लीव मी। आराध्या ने सोचते हुए कहा, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन आपको छोड़ रहा है? फिर रुद्राक्ष का चेहरा सहलाते आराध्या ने कहा, मिस्टर हस्बैंड, किसने कहा कि मैं आपको छोड़ रही हूँ? अपना सिर ऊपर उठाते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, तो तुम नहीं जा रही हो? इस वक्त रुद्राक्ष एक ऐसे बच्चे की तरह लग रहा था जिसके साथ गलत हुआ हो। आराध्या ने अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए अपना निचला होठ काटते हुए कहा, कोई भी किसी को नहीं छोड़ रहा है, और मैं आपको क्यों छोड़ूंगी? क्या आपने ये सोचा था कि कल रात हमने जो किया उसके ठीक बाद मैं आपको छोड़ दूंगी? रुद्राक्ष ने जेलस होते हुए पूछा, फिर तुम मुझसे क्यों मिल रही हो? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरे हस्बैंड को जलन हो रही है। क्या आपको पता भी है कि आपने सिर्फ अपनी जलन के कारण कितना पैसा खर्च किया है? कैफे बुक करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पूरे 5 स्टार रेस्टोरेंट की बुकिंग करना कोई आसान काम नहीं था। हालांकि रुद्राक्ष जैसे इंसान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी
आराध्या को इतना पैसा वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी बाहों को रुद्राक्ष की गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए आराध्या ने कहा, मेरी बात सुनिए रुद्राक्ष। हाँ, मोहित ने मुझे कल कॉल किया था और मुझसे कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। और हाँ, मैं सहमत हूँ क्योंकि मैं उसके साथ सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ और आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत हमारे बीच आए, इसीलिए मैंने इसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है। मैं कल ही आपको इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं आपका रोमांटिक मूड खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको सब कुछ बताती, आपने मैसेज पढ़कर पूरे रेस्टोरेंट और कैफे की बुकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर रुकते हुए आराध्या ने कहा, और आपको क्या लगा कि मैं आपको छोड़ दूंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप मेरे हस्बैंड हैं और मैं आपसे प्यार करती हूँ और मेरा आपको छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है हस्बैंड। रुद्राक्ष ने आराध्या की तरफ देखकर पूछा, तो तुम मुझे उस मोहित के लिए नहीं छोड़ रही हो ना? आराध्या ने हंसते हुए कहा, कम जल्दी करो। बेड से अपना फोन उठाकर आराध्या मोहित को मैसेज भेजने वाली थी कि उसकी नजर रुद्राक्ष के उदास चेहरे पर गई। रुद्राक्ष को अपना फोन देते हुए उसने हंसते हुए कहा, आप इसे मेरे लिए टाइप क्यों नहीं करते? आराध्या के हाथ से फोन को पकड़कर रुद्राक्ष ने जल्दी से कुछ टाइप किया और फोन को वापस बेड पर फेंक दिया। रुद्राक्ष ने कहा, फिर कभी उससे बात मत करना, ये आखिरी बार है। रुद्राक्ष का चेहरा सहलाते हुए आराध्या ने कहा, मिस्टर हस्बैंड, क्या आपको पता है कि आप जेलस होने पर और भी क्यूट लगते हैं? रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, चलो घर चलते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। शर्मा हाउस। मोहित अपनी फैमिली मेंबर के साथ लंच कर रहा था कि तभी उसके फोन पर आराध्या का मैसेज आया। रोजवुड कैफे शाम 6 बजे। मोहित मैसेज पढ़कर मुस्कुराया। जानवी जो उसके पास बैठी थी उसने अपनी भौहें उठाकर पूछा, मोहित तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मोहित ने अपना गला साफ करके कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मोहित के पापा ने कहा, हम आज रात बाहर जा रहे हैं। तो तुम भी जानवी को रात को डिनर के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाते? जानवी ने एक्साइटमेंट से कहा, ये एक अच्छा आइडिया है, हमने बहुत टाइम से बाहर डिनर नहीं किया। लेकिन मोहित ने अपना चॉपस्टिक नीचे रखते हुए कहा, आज रात मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं आज रात तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाऊंगा। जानवी ने कहा, लेकिन तुम्हारी मीटिंग तो कभी भी रात को नहीं होती है। मोहित ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हो, मेरा हो गया। ये कहकर मोहित डाइनिंग एरिया से निकल गया। मोहित की बात सुनकर चॉपस्टिक पर जानवी की पकड़ मजबूत हो गई। मोहित की मां ने जानवी को समझाते हुए कहा, उसकी बातों का बुरा मत मानो बेटा, मोहित आजकल बहुत परेशान है। जानवी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बेडरूम के अंदर मोहित एक बड़े सूटकेस से कुछ निकाल रहा था। तभी जानवी बेडरूम के अंदर आई। सूटकेस में कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स, सूखे गुलाब, कुछ बॉक्सेस और भी बहुत सारी चीजें भरी हुई थी। सूटकेस से एक कार्ड उठाते हुए जानवी ने पूछा, ये क्या है? उसके हाथों से कार्ड वापस छीनते हुए मोहित ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे काम आ सके। जानवी ने पूछा, क्या ये वो गिफ्ट्स हैं जो आराध्या दीदी ने तुम्हें तब दिए थे जब तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे? लेकिन मोहित ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और एक कार्टून के अंदर सब कुछ भरने लगा। जानवी चिल्लाते हुए बोली, मोहित मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मोहित ने मुंह फेरते हुए कहा, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, इसीलिए इससे दूर रहो। जानवी चिल्लाई, दिस इज माई बिजनेस, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो ये मेरा बिजनेस कैसे नहीं है? लेकिन मोहित ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। उसका हाथ पकड़ते हुए जानवी ने कहा, टॉक टू मी मोहित। अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाते हुए मोहित ने कहा, क्या तुमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से पहले मुझसे बात की थी? क्या तुमने मुझसे एक बार भी पूछा था? उसकी बात सुनकर जानवी खामोश हो गई। मोहित ने आगे कहा, नहीं तुमने नहीं पूछा। अगर तुम मेरे साथ बात किए बिना अपना डिसीजन ले सकती हो तो मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बॉक्स को अपने साथ लेकर मोहित कमरे से बाहर निकल गया। इधर जब तक रुद्राक्ष और आराध्या सिंघानिया पैलेस पहुंचे तब तक लगभग शाम हो चुकी थी। अंदर जाने से पहले रुद्राक्ष ने आराध्या को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, क्यों ना हम किसी होटल या कहीं और जाएं और एक
दूसरे के साथ कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। उसकी बात सुनकर आराध्या ने हंसते हुए पूछा, क्या कल का क्वालिटी टाइम आपके लिए काफी नहीं था? अपनी उंगलियों से उसकी नाक पर टैप करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, वो सिर्फ एक ट्रेलर था मिसेस सिंघानिया, हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। आराध्या ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, बेशरम होना बंद कीजिए, हम कल रात घर नहीं लौटे। अगर हम आज भी नहीं लौटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, चलो वापस अपने घर पर चलते हैं। पैलेस के एंट्रेंस गेट की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने कहा, ये हमारा घर है और मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। माँ, दादी, अंशिका, अक्षित सब यहाँ है। वहाँ मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है, तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाऊंगी। रुद्राक्ष ने कहा, लेकिन अगर हम यहाँ रहेंगे तो मैं तुम्हारे साथ किचन या लिविंग एरिया या स्टडी रूम में रोमांस नहीं कर पाऊंगा। उसके सीने पर मारते हुए आराध्या ने कहा, बेशरम, फिर से वापस जाने के बारे में मत सोचना, हम यहीं रहेंगे, ठीक है? रुद्राक्ष ने कहा, अगर आज रात तुमने मुझे कुछ भी करने से नहीं रोका तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। आराध्या ने कहा, बेशरम। फिर उसके गाल पर एक किस करते हुए रुद्राक्ष ने कहा, ओनली फॉर यू बेबी। तभी रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर आराध्या ने उसे अंदर खींच लिया। कैसा होगा मोहित का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि उसका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिंघानिया पैलेस के अंदर साक्षी और अंशिका लिविंग रूम में चाय की चुस्की ले रही थी, जबकि अक्षित हाथ में कुकी लिए उसके बगल में बैठा था। जब साक्षी की नजर रुद्राक्ष और आराध्या की तरफ गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम दोनों आज रात वापस नहीं आओगे। अपनी माँ के हाथ में कुकी देखकर अक्षित आराध्या और रुद्राक्ष की तरफ दौड़ा और अपने प्यारे नन्हे हाथों को फैलाते हुए उसने कहा, ब्यूटीफुल बड़ी माँ, हग मी। अक्षित को उठाकर आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, आप तो मुझे पहले मामी कहकर बुलाते थे, अब बड़ी माँ क्यों बुला रहे हो? अक्षित मासूमियत से बोला, मम्मा ने कहा। फिर आराध्या के गले पर पड़े एक निशान की ओर इशारा करते हुए अक्षित ने कहा, बड़ी माँ को चोट लग गई। रुद्राक्ष ने 2 बार खांसते हुए कहा, नहीं अक्षित, बड़ी माँ को चोट नहीं आई। लेकिन अक्षित आराध्या की गोद से नीचे उतर गया। फिर आराध्या का हाथ पकड़कर साक्षी के पास ले जाते हुए बोला, दादी, बड़ी माँ चोट लग गई, हमें जल्दी दवा लगानी होगी। अक्षित को अपनी ओर खींचकर साक्षी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो तुम्हारे बड़े पापा ने किया है, तो तुम्हारे बड़े पापा को दवा लगाने दो, ठीक है? ये सुनकर आराध्या शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसने अपना सिर नीचे करके कहा, मुझे ऊपर जाना चाहिए। अंशिका ने पूछा, भाभी, आप क्या कुछ खाना चाहती हो? साक्षी ने हंसते हुए कहा, अंशिका, बेशक वो भूखी है, क्या तुम्हें अपनी फर्स्ट नाइट के बाद भूख नहीं लगी थी? साक्षी के शब्द सुनकर अंशिका की सांसें लगभग रुक गई। वो जल्दी से उठते हुए बोली, मुझे लगता है कि मेरा फोन बज रहा है। ये कहने के बाद अंशिका और आराध्या दोनों अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। रुद्राक्ष ने अपनी मॉम के बोल्ड शब्दों पर आह भरी। वो अपनी वाइफ का पीछा करने ही वाला था कि साक्षी ने उसे रोकते हुए कहा, तो क्या मैं अब से 9 महीने बाद पोता पोती की उम्मीद कर सकती हूँ? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं है? मुझे नहीं लगता आपको इतनी जल्दी एक पोता पोती मिलने वाला है। साक्षी ने मुंह फेरते हुए पूछा, क्यों? रुद्राक्ष ने कहा, मैंने अभी ही आराध्या को अपना बनाया है, इसीलिए मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं उसे किसी और के साथ शेयर करूंगा। साक्षी ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, अगर तुमने मुझे जल्दी ही एक पोता या पोती नहीं दिया तो मैं भी तुम्हारे पापा के साथ मिस्टर मल्होत्रा की तरह
एक लंबी वेकेशन पर चली जाऊंगी। रुद्राक्ष ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, मुझे आप ब्लैकमेल नहीं कर सकती, मैं आपके लिए टिकट बुक कर देता हूँ। साक्षी ने अपने गाल थपथपाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पा सकते हो रुद्र? मैं तुम्हें रोज एक ही बात कहती हूँ, अपने छोटे भाई से कुछ सीखो, उसने मुझे पहले से ही इतना प्यारा पोता दिया है। रुद्राक्ष ने कहा, तो आप समर्थ को ही एक और पोता या पोती देने के लिए क्यों नहीं कहती? लगा तभी उसका फोन बज उठा। रुद्राक्ष ने अपना मुंह फेर लिया और उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बहुत देर तक फोन बजता रहा तो आराध्या ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, उठा लीजिए, शायद कोई इम्पोर्टेंट बात हो। कॉल उठाते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बेहतर होगा अगर कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात हो। रॉकी ने कहा, बॉस, रॉबी फिर से। रुद्राक्ष ने अपनी भौंहें उठाकर कहा, ठीक है, मैं अभी वहां पर आता हूँ। रॉकी ने कहा, ओके बॉस। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुमने सिद्धार्थ और सार्थक को कॉल किया? रॉकी ने कहा, हाँ बॉस। रुद्राक्ष ने कहा, कबीर को सिंघानिया पैलेस भेज दो, मैं चाहता हूँ कि वो आपकी लेडी बॉस के साथ जाए। रॉकी ने फोन काटने से पहले कहा, ओके बॉस। कॉल को कट करने के बाद रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। पहले वो खुद आराध्या के साथ जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास बहुत इम्पोर्टेंट काम था, तो रुद्राक्ष किसी ऐसे इंसान को आराध्या के साथ भेजना चाहता था जो उसकी एब्सेंस में आराध्या को प्रोटेक्ट कर सके, और ऐसा सिर्फ कबीर ही कर सकता था। तभी आराध्या ने उसे एक कपड़ों का सेट देते हुए कहा, जाने से पहले अपने कपड़े बदल लीजिए। उसके हाथ से कपड़े लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, हम रात में कंटिन्यू करेंगे। आराध्या रुद्राक्ष को घूरते हुए अपनी वार्डरोब की ओर गई और अपने वार्डरोब से एक खूबसूरत ऑफ शोल्डर ड्रेस निकालकर वो वॉशरूम की तरफ चल दी। रुद्राक्ष ने अपनी भौवें उठाकर पूछा, क्या तुम उस आदमी से मिलने जाने के लिए ये ड्रेस पहनने जा रही हो? एक बार ड्रेस को देखते हुए आराध्या ने कहा, हाँ। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम इस ड्रेस को नहीं पहनोगी। उसके हाथ से ड्रेस छीनते हुए रुद्राक्ष ने आगे कहा, इस खूबसूरत ड्रेस को हमारी डेट के लिए सेव कर लो, ठीक है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ चूज करता हूँ। कुछ देर उसके कपड़ों को घूरते हुए एक ढीला टॉप और रिप्ड जीन्स निकाल कर कहा, ये लो, इन्हें पहन लो, सबको आवश्यकता के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मिस्टर हस्बैंड, आप सच में जेलसी के किंग हो। रुद्राक्ष ने कहा, जाओ जल्दी से चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें उससे मिलने में देर हो जाएगी। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और वॉशरूम के अंदर चली गई। जब तक वो दोनों तैयार हुए लगभग 5:30 बज चुके थे। नीचे चलते हुए रुद्राक्ष ने कहा, मैंने किसी को तुम्हारे साथ चलने के लिए कहा है, अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करना, ठीक है? आराध्या ने कहा, मैं किसी वॉर पर नहीं जा रही हूँ, ठीक है? ये सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग है जिसमें 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रुद्राक्ष ने कहा, फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जब रुद्राक्ष और आराध्या सिंघानिया पैलेस के बाहर आए तो उन्होंने देखा कबीर एक कस्टम मेड सूट पहने हुए था और वो जमीन पर बैठकर किसी छोटे बच्चे की तरह छोटे कंकड़ के साथ खेल रहा था। रुद्राक्ष ने कहा, कबीर, तुम जमीन में क्यों बैठे हो? तुम्हारे कपड़े और गंदे होने वाले हैं। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर कबीर जल्दी से उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। कबीर ने रुद्राक्ष की तरफ जाते हुए कहा, हेलो बॉस। रुद्राक्ष ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम आज अपनी लेडी बॉस के साथ जाओ। कबीर ने सिर हिलाया, फिर आराध्या की ओर मुड़ते हुए उसने अपना सिर नीचे करके उसको ग्रीट करते हुए कहा, लेडी बॉस। आराध्या ने कबीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सूट में अभी भी कुछ धूल है, यहाँ आओ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। फिर अपने हाथों को फैलाकर आराध्या ने उसके कपड़े झाड़ते हुए कहा, मुझे लेडी बॉस मत कहो, इसके बजाय तुम मुझे दीदी कह सकते हो। मेरा एक भाई है जो तुम्हारी उम्र का है। ये सुनकर कबीर की आंखें चमक उठी।
वो खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, क्या सच में? तो फिर अब से मेरी भी एक बहन है। उसके गालों को पिंच करके आराध्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब से तुम्हारे पास भी एक बहन है। कबीर ने कहा, ठीक है लेडी, मेरा मतलब है दी, अब हम चलते हैं। रुद्राक्ष के गाल पर किस करते हुए आराध्या ने कहा, बाय मिस्टर हस्बैंड। रुद्राक्ष ने कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना और कुछ भी अजीब होने पर मुझे कॉल करना। क्या तुम समझ गए? कबीर ने सिर हिलाकर कहा, ओके बॉस, दी मेरे साथ सेफ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष को बाय करते हुए आराध्या कार में बैठ गई। रुद्राक्ष वहां से जाने वाला था कि उसने देखा कबीर अभी तक कार के अंदर नहीं गया था। रुद्राक्ष ने पूछा, क्या हुआ? अपना सिर नीचे करते हुए कबीर ने कहा, बॉस, क्या आप उस रॉबिन को मेरी तरफ से एक मुक्का मार सकते हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका ठीक से ख्याल रखना और मैं उसे 2 बार मुक्का मारूंगा। ये सुनकर कबीर ने एक्साइटमेंट में ताली बजाई और जल्दी से कार में बैठ गया। मल्होत्रा मेंशन। सिद्धार्थ जाने ही वाला था कि उसने अपनी बहन को उसके कमरे से बाहर आते देखा। उसकी ओर चलते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कीर्ति ने कहा, एक फ्रेंड के साथ बाहर जाना है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या ये वही फ्रेंड है जिसके साथ तुम आजकल रोज बाहर जा रही हो? कीर्ति ने कहा, भाई प्लीज इतने सवाल मत कीजिए। सिद्धार्थ ने धमकी देते हुए कहा, मुझे जल्दी से बताओ कि वो फ्रेंड कौन है, नहीं तो मैं तुम्हारे कार्ड फ्रीज कर दूंगा। कीर्ति ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, डैड ने भी मुझे कभी इस तरह धमकी नहीं दी। सिद्धार्थ ने कहा, ओह ऐसा है, लेकिन मैं डैड नहीं हूं, इसीलिए मैं तुम्हें धमकी दे सकता हूं। कीर्ति ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरान होकर कहा, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ ने आह भरी। हाँ, ये सच था। उसके मॉम डैड के चले जाने के बाद कीर्ति की जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी, इसीलिए वो उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव हो गया था। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। अपने भाई के गाल पर किस करके वो जल्दी से मेंशन से बाहर निकल गई। जब कीर्ति बाहर आई तो कुणाल उसी जगह उसका इंतजार कर रहा था जहां वो आमतौर पर करता था। कुणाल के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। कपूर इंडस्ट्रीज में अपना काम खत्म करने के बाद कुणाल कीर्ति को उसके घर से लेने आया करता था और वो या तो एक साथ मूवी देखते थे या साथ में डिनर करते थे। उनके बीच चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। जब कुणाल ने कीर्ति को अपनी ओर आते देखा तो वो जल्दी से अपनी कार से नीचे उतरा और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसके हाथ पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कीर्ति ने हंसते हुए कहा, तुम ऐसा रोज कहते हो। कीर्ति के बालों की एक लट उसके कानों के पीछे करते हुए कुणाल ने कहा, तुम हर रोज खूबसूरत दिखती हो, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये सुनकर कीर्ति ने शर्माते हुए कहा, मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो, मैं पहले से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ठीक है? कुणाल ने हंसते हुए कहा, क्या कोई रूल है जो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता? कीर्ति ने हंसते हुए कहा, तो मिस्टर बॉयफ्रेंड, तुम मुझे आज रात कहाँ ले जा रहे हो? कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? कीर्ति ने कहा, कहीं भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुणाल ने कुछ देर सोचते हुए कहा, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें रात के डिनर के लिए बाहर ले जाऊंगा। कीर्ति मुस्कुराई और उसने सिर हिलाया। क्या होने वाला है मोहित और आराध्या की मीटिंग में, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।